बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए अगेन हम रेजिस्टेंस के टॉपिक को रिव्यू करते हैं। रेजिस्टेंस हमने देखा था कि किसी भी मटेरियल के एटम्स की कोलिजन होती है विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही हम मटेरियल को किसी किस्म का वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उस वोल्टेज के गेन के बाद उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो अपनी मूवमेंट के दौरान आने वाले लेटिस एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं। एनर्जी जो पिक की जाती है, उस एनर्जी को ये एटम्स भी पिक कर लेते हैं और इन एटम्स की लेटेस्ट वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है। इन एटम्स की कोलिजन होती है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और इस कोलिजन के बाद एनर्जी लॉस हमें नज़र आता है और ये इलेक्ट्रॉन्स जिनको जाना सामने की तरफ था, इस रुकावट से डेविएट कर जाते हैं अपने पाथ से। यानी ये रैंडमली मूव करते हुए इस डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, और इस वजह से हम कहते हैं कि रास्ते में ये ओपोजिशन एटम्स ऑफ लेटिस हैं जो कि ओपोज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को। यानी अगर ये चीज़ हम यहाँ से बाहर निकाल दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे और फ्रीली मूव करते हुए मटेरियल से पास ऑन होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, ये एटम्स हैं, ये इसके अंदर एम्बेडेड हैं, हम इसको किसी सूरत भी यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। तो इन एटम्स की ओपोजिशन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। हर मटेरियल में चाहे वो कितना ही अच्छा कंडक्टर क्यों ना हो, उसके अंदर रेजिस्टेंस ये एटम्स मौजूद होते हैं जिनकी वाइब्रेशन की वजह से कोलिजन होती है, और कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ से डेविएट कर जाते हैं। बेसिकली ये रेजिस्टेंस है। अब अगर हम इस वायर को सपोज कर लें, इस वायर की अगर हम लेंथ को बढ़ा दें, यानी अभी कोई लेंथ है, इस लेंथ से आप लेंथ को मज़ीद इंक्रीज कर दें। इंक्रीज करने के बाद आप ये देखेंगे कि अभी ये पार्ट, इतने पार्ट में एटम्स नहीं है। यानी अगर आप इतने पार्ट में भी लेंथ ऑफ वायर मज़ीद बढ़ा दें तो इतने पार्ट में भी आपको एटम्स नज़र आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता भी बढ़ जाएगा, ओपोजिशन बढ़ जाएगी अगर हम इस वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दें। इसी तरह से अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर दें, यानी मैं इस कंडक्टर का एरिया जो अभी फ़िलहाल A1 है, इसका हम बढ़ा के कोई यहाँ तक ले जाते हैं, A2 एरिया इसका कर देते हैं, तो अब क्या होगा? अब इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स के पास रास्ते की एक कंडीशन बढ़ जाएगी। यानी अभी उनके पास जो पाथ है, उस पाथ से थोड़ा ज़्यादा पाथ उनको अवेलेबल हो जाएगा, और रेजिस्टेंस ओपोजिशन इस कंडीशन में थोड़ी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू द बिफोर इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट पार्ट। इस कंडीशन को, इन दोनों बातों को हम अब कंबाइन करने जा रहे हैं, और कंबाइन करके हम लिखेंगे इस तरह से कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, ओपोजिशन इंक्रीज हो रही है। और अगर हम एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रही है। सेंटर में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको आप ओपन करेंगे, किसी किस्म का कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट जो यहाँ पे आया है इसको हम कहेंगे रो, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टिविटी को। याद रखिए, बिल्कुल ऐसा ही सिंबल आपने पहले भी फिजिक्स में पढ़ा है, वो सिंबल रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी को। लेकिन यहाँ ये सिंबल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी जैसे कि आपने देखा प्रोपोर्शनैलिटी के बाद ओपन होके कांस्टेंट की जगह पे आ रही है, लिहाजा ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। जबकि रेजिस्टेंस वेरी करेगी किसी भी मटेरियल की, अगर आप लेंथ को चेंज कर दें या फिर आप उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर दें, तो उन दोनों की चेंज होने से रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगी। तो यहाँ से अगर हमें रेजिस्टिविटी चाहिए, रेजिस्टिविटी के लिए हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इस एरिया को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, RA डिवाइडेड बाय L। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन रहा है। हम रेजिस्टिविटी के SI यूनिट्स फाइंड करते हैं। रेजिस्टेंस होती है ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ होती है मीटर्स में। यहाँ से हम एक मीटर को मीटर से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास यूनिट्स आएंगे ओम मीटर।
यानी रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट्स होते हैं ओहम मीटर। अब यहाँ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिफरेंस हम देखते हैं। देखिए हमारे पास ये कोई एक वायर है, इस वायर की लेंथ L है और एरिया A है। ये वायर किसी एक सब्सटेंस से मिलके बनी है, कोई एक सब्सटेंस लिया है, फर्ज कर लें वो सब्सटेंस हमारे पास सिल्वर था या फिर कॉपर था। कॉपर मटेरियल से हमने ये वायर बनाई है, इसकी कोई लेंथ A है, L है और एरिया इसका A है। इन दोनों की वैल्यूज के साथ हमने रेजिस्टेंस फाइंड की, रेजिस्टेंस को इसकी R1 बनी। अब हमने सेम मटेरियल है कॉपर, लेकिन उसकी लेंथ हमने कम कर दी है, लेंथ भी कम कर दी है और उसका एरिया भी हमने कम कर दिया है। तो यहाँ से लेंथ को चेंज कर दिया हमने, लेंथ इसकी हाफ कर दी और एरिया हम कांस्टेंट ही कर देते हैं। लेंथ हाफ करने से हमने ये देखा कि इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम ये समझना चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस दरअसल अगर आप एक ही मटेरियल भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ कॉपर यूज़ किया, तो एक ही मटेरियल की अगर आप लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया इन दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। यानी ये कॉपर वायर है, ये भी कॉपर वायर है, लेकिन इन दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग आएगी अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन यहाँ ये बात याद रखिए कि अगर आप एक सब्सटेंस पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ हमने ये कॉपर वायर डिस्कस की, तो कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी लेंथ या एरिया को कैसे वेरी कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी जैसे कि हम जानते हैं कॉपर के लिए होती है 1.54 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸। इसकी इन दोनों वायर्स की अगर आप रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करेंगे तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, वेरी नहीं करेगी। यहाँ से हमने क्या सीखा कि रेजिस्टेंस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर वायर एंड रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ व्हिच द वायर इज मेड। यानी रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस है वायर्स पे। अगर आप वायर की लेंथ चेंज कर रहे हैं या फिर आप उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस वेरी कर जाती है, लेकिन रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की कांस्टेंट रहती है, वो वेरी नहीं करती। रेजिस्टिविटी तब वेरी करेगी जब आप मटेरियल ही चेंज कर दें। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने कॉपर को डिस्कस किया है, अगर इस वायर को हम कॉपर से बनाएं और इसको हम सिल्वर से बनाएं तो कॉपर की रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस कतन इन चीज़ों पे नहीं है कि लेंथ या एरिया के साथ आप कैसे उसको इंक्रीज कर रहे हैं या उसको आप डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने ये बेसिक बात सीखी। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। जैसे कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, हम ये दो पार्ट्स अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे उसका रेसिप्रोकल आएगा कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट्स होते हैं ओहम। तो अगर आप ओहम का रेसिप्रोकल लेंगे, जो एसआई यूनिट्स बनेंगे कंडक्टेंस के वो होंगे मोहो या फिर सीमेंस। मोहो और ओहम की यूनिट्स अगर आप देखें, ओहम के OHM और मोहो के MHO, दोनों के स्पेलिंग्स रिवर्स हैं। अगर आप स्पेलिंग को रिवर्स कर दें, यानी रेजिस्टेंस के स्पेलिंग्स, रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट्स ओहम के स्पेलिंग्स को आप रिवर्स कर दें तो ये एसआई यूनिट्स बनेंगे कंडक्टेंस के। कंडक्टेंस के एसआई यूनिट्स हैं मोहो या फिर सीमेंस। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेने से जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी उसको हम कहेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के एसआई यूनिट्स होंगे पर ओहम पर मीटर या फिर मोहो पर मीटर। हम इसके एसआई यूनिट्स यहाँ से फाइंड करते हैं। रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट्स हमने अभी फाइंड किए, ओहम मीटर्स होते हैं। आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास क्वांटिटी आएगी पर ओहम पर मीटर, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया। और पर ओहम को हम कह रहे हैं मोहो, इसीलिए हमने पर ओहम की जगह पे यहाँ मोहो को रिप्लेस कर दिया है और पर मीटर एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ पे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे कि हमने देखा इसके स्पेलिंग्स रिवर्स हैं, ओहम से स्पेलिंग रिवर्स है, तो ओहम को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली। अब आप इसको, इसके सिंबल को भी रिवर्स कर देंगे, इसका सिंबल, ओहम का सिंबल कुछ इस तरह से है, इसको आप रिवर्स करेंगे तो सिंबल इस तरह से बनेगा। यानी मोहो पर मीटर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि कंडक्टिविटी के एसआई यूनिट्स हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर उनकी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। यानी रेजिस्टेंस की टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है, रेजिस्टेंस वेरी कर जाती है अगर आप टेम्परेचर को वेरी करें। इस बात को स्टडी करने के लिए हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक स्टडी करते हैं। ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस का चेंज, यानी रेजिस्टेंस उसकी ज़ीरो टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई आर नॉट है, फिर आपने उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट की है टी टेम्परेचर पे, जिसको आपने आर टी का नाम दे दिया है, और उसकी रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा थी। तो उसकी रेजिस्टेंस का डिफरेंस अगर आप लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर टी टेम्परेचर पे, आप उसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, उसका डिफरेंस भी ज़्यादा आएगा। कहने का मकसद ये है कि आर टी माइनस आर नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप रेजिस्टेंस का चेंज फाइंड करेंगे, उसका चेंज इंक्रीज होगा, डिपेंड करेगा ऑन टेम्परेचर। इन दोनों क्वांटिटीज़ को आप कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने से हमारे पास आएगा आर टी माइनस आर नॉट इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल टी। यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी को, तो हमारे पास किसी किस्म का कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि अगर हमें किसी भी मटेरियल की टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस को फाइंड आउट करना है तो हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से फाइंड आउट करते हैं। इसको आप अगर अल्फा को यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसको हम अल्फा प्रोनाउंस करते हैं, अल्फा को आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा आएगा हमारे पास आर नॉट टी को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल टी। यहाँ से ये रेजिस्टेंस को मैंने एक तरफ सेपरेट कर दिया है, यानी आप कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर पर डिग्री, चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम अल्फा के साथ डिनोट करते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है कि हमने किसी भी मटेरियल की टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस को फाइंड आउट करना है कि आया अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस उसकी इंक्रीज होती है, या टेम्परेचर उसका हम डिक्रीज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है कि नहीं होती। इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम अल्फा को स्टडी करते हैं। इसका ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस के लिए। अगर इस फॉर्मूले को हम रेजिस्टिविटी के लिए लिखें तो आप यहाँ पे सिंपली रिप्लेस कर देंगे रो का सिंबल, रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट डेल टी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए। हमारे पास नेचर में जितने भी मटेरियल्स हैं, तमाम मटेरियल्स के साथ ऐसा नहीं होता कि आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़े। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, और इवन कुछ मटेरियल्स में तो रेजिस्टेंस में कोई चेंज आता ही नहीं है। आप टेम्परेचर को बढ़ाएं या आप टेम्परेचर को कम करें, उसकी रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम अल्फ़ा को डिनोट करते हैं, अल्फ़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फ़ा नेगेटिव भी हो सकता है, और अल्फ़ा ज़ीरो भी हो सकता है। अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि उस मटेरियल की रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ। ऐसे मटेरियल्स जिसमें अल्फ़ा पॉजिटिव हो उनको हम कहते हैं मेटल्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल नेचर में हमारे पास मेटल्स है, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, ये तमाम वो मटेरियल्स हैं जिनका अल्फ़ा हमेशा पॉजिटिव आता है, जैसे कि आयरन है, टंगस्टन है, एल्यूमिनियम है। ये सारे वो मटेरियल्स हैं जो कि कंडक्टर्स हैं, और इनके केस में टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज़ होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से। नेचर में कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है।
ऐसे मटेरियल्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम नेगेटिव लिखते हैं। और वो मटेरियल्स हमारे पास हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स और इसके अलावा कार्बन, इसके लिए भी अल्फ़ा नेगेटिव होता है, नेगेटिव 0.0005 अल्फ़ा फॉर कार्बन होता है। तो इसीलिए जितने भी मटेरियल्स हैं जिनका आप अल्फ़ा नेगेटिव ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन तमाम मटेरियल्स के लिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन के केस में अल्फ़ा नेगेटिव है, जर्मेनियम के केस में अल्फ़ा नेगेटिव है, सिलिकॉन के केस में अल्फ़ा नेगेटिव है। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं। इसके अलावा आप जितने भी यहाँ पे सब्सटेंसेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, इन सब के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव ही रहता है। इसके अलावा नेचर में कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं कि अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें, उसकी रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे मटेरियल्स के लिए आप कहते हैं कि उसका अल्फ़ा ज़ीरो है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है अलॉयज़। मैग्नीम के अलॉयज़ हैं और इस तरह कॉन्स्टेंटिन के अलॉयज़ हैं। ये सारे वो अलॉयज़ हैं जो कि जिनकी अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए या कम किया जाए तो उनकी रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।